तो आज डेट हो गई है मई 28 अप्रैल 2023 और आज का हमारा चैप्टर है आरसीएम। क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि आपका ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने आपको जैसे कि पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। आज का जो मेन टॉपिक है उसमें ये जानना है कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। ठीक है, रिवर्स चार्ज इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और रिवर्स चार्ज के ऊपर उसको आइडेंटिफाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा गुड्स और क्या कौन से सर्विसेज के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। पहली बात तो गवर्नमेंट उन दिनों जब आरसीएम लाई थी तो इसका मेन मकसद यही होता है कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो एट टाइम ऑफ द जब गुड्स परचेज होता है। तो आरसीएम को हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली टैक्स पेयर जो है फॉरवर्ड चार्जेस में टैक्स देती है, यानी कस्टमर से कलेक्ट करती है फिर गवर्नमेंट को पे करती है। बट आरसीएम के अंदर ये रिसिपेंट लायबिलिटी है। किसकी लायबिलिटी है? रिसिपेंट कौन होता है? वो बायर, वो सर्विस रिसिपेंट जो सर्विस या गुड्स जो रिसीव कर रहा है बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर उस पर आपने जीएसटी नहीं पे किया है तो आपकी लायबिलिटी बनती है उसकी टैक्स गवर्नमेंट को देने की। तो हम उस कंडीशन को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आरसीएम से पहले फॉरवर्ड चार्जेस में हम इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट को कैसे देते हैं। ठीक है, सब जानेंगे। तो आरसीएम में सबसे पहले हमने आपको बोला और फॉरवर्ड चार्जेस जाने। दो सर्कमस्टांसेस है हमारी। फॉरवर्ड यानी कि नॉर्मल बिजनेस में कैसे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है और वह जीएसटी की लायबिलिटी कैसे हमारे ऊपर बनती है, और दूसरा अंडर आरसीएम हमारी लायबिलिटी कैसे जनरेट होगी और हम उसकी क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को सर्विस या गुड्स सप्लाई जब देंगे तो मेरी लायबिलिटी अगर टैक्स कलेक्ट करनी है तो हम क्या जनरल एंट्री करते हैं। तो नॉर्मली आप लोग करते हो सन्डी डेटर्स या कैश डेबिट। क्या करते हो? ठीक है, जिसको सेल कर रहे हो उसको डेबिट करना टू सेल या सर्विस। इसको हम एक तरह से बोल सकते हो सप्लाई आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? जो कि अब मेरी इनकम पार्ट है। ये क्या है? इनकम पार्ट। इसीलिए ये क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। टू अगर लोकल है तो सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल हमारी बनती है, जो कि हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। और यह टैक्स जो हमारे जीएसटी के रूप में, दोनों के दोनों क्या है, एक तरह से मेरी जीएसटी है। जो जीएसटी हम कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा डिपॉजिट करना है। तो ये जो टैक्स है हमने किससे लिया? डेटर से लिया। किससे चार्ज किया? डेटर्स हमें जो पेमेंट करेगा, मान लेते हैं अगर हम 10,000 का सामान प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं तो डेटर्स इसके ऊपर अगर 18% जीएसटी है तो 900 प्लस 900 मिला के 11,800 रुपये हमें पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है? तो उसमें वो क्या क्या दे रहा है? एक वो गुड्स की वैल्यू जितने का वो सामान ले रहा है, उसके साथ उस गुड्स के ऊपर या उस सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी लायबिलिटी बनती है वो हमें दे रहा है। हम इस पेमेंट में क्या करते हैं, यानी कि अगर मेरे को पैसा रिसीव होगा, डेटर अगर पैसा पे करेगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक डेबिट 11,800 रुपये टू सन्डी डेटर्स। क्या कर देंगे? अगर यहाँ कैश सेल था तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने 11,800 रुपये कलेक्ट किए अपने डेटर से, वो टैक्स के साथ हमने कलेक्ट किए। कैसे कलेक्ट किए? और ये टैक्स हमारी लायबिलिटी है, किसको देना है? गवर्नमेंट को। तो हम इसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री करते हैं
CGST पेबल, SGST पेबल टू बैंक। क्या करते हैं? कायदे से इसको हम GST पेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए 900 टू 1800 हमने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो ये जो टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, खुद जो सेलर है, सप्लायर है, अपने जेब से नहीं दे के कस्टमर से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये हुआ फॉरवर्ड चार्जेस। क्या हुआ? फॉरवर्ड चार्जेस। ओके, अब रिवर्स चार्ज क्या कहता है, यानी कि RCM के अंदर कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो RCM में गवर्नमेंट बोला कि यह लायबिलिटी सप्लायर की है, लेकिन सप्लायर कस्टमर से कलेक्ट अगर नहीं कर रहा है तो एज ए रिसिपेंट उसको टैक्स देना होगा। कैसे देना होगा? तो इसको हम रिसिपेंट लायबिलिटी बोलते हैं। यानी कि एज ए बायर पे टैक्स। यहां हम एज ए सेलर कलेक्ट किए, गवर्नमेंट को दिए, यहां अब हमें कैसे देना होगा? एज ए। तो हम कैसे करेंगे? तो जब हम कोई चीज गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं और उस गुड्स सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने RCM लगाई है। क्या लगाई है? RCM। तो मेरी लायबिलिटी बन जाती है कि उस RCM को गवर्नमेंट को पे करना। तो गवर्नमेंट RCM कब लगाएगी? तो गवर्नमेंट कहती है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप किसी से परचेज कर रहे हो वह टैक्सेबल है और आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है उसका टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट्स कर। तो जब 2017 के अंदर GST लाई गई थी, तो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज अगर हम करते थे तो एक रजिस्टर्ड डीलर की लायबिलिटी बनती थी कि देना, जो सेक्शन GST के अंदर CGST एक्ट के अंदर 9(4) आता था, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर, और सेक्शन 9(3) के अंदर नॉर्मल RCM आता है। तो वो आप बुक्स में अभी हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को। तो पहले हम RCM की लायबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ इतना समझ रहे हैं ये लायबिलिटी किसकी है? RCM लायबिलिटी है रिसिपेंट की। किसकी है? रिसिपेंट। यानी एज ए बायर। तो आप एज ए बायर क्या एंट्री करते हो? जनरल एंट्री। कोई चीज खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? परचेज को परचेज डेबिट करते हो, और इसके साथ अगर टैक्स देते तो टैक्स भी डेबिट करते हैं ना। अभी हम अगर टैक्स नहीं दिए, मतलब नॉर्मल बायर के रूप में हमने खरीदा, तो 2 हमने सिंडिकेटर्स कर दिया। क्या कर दिया? मानो 10,000 ही है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि तुम जो ये गुड्स खरीदे हो भाई साहब या सर्विसेज लिए हो, इस पे आपकी RCM की लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? मैंने इसके ऊपर RCM इंपोज किया है कि आप इस तरह का खरीद करोगे, इस तरह का परचेज करोगे, तो एज ए रिसिपेंट आपको RCM के रूप में टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो जब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो मेरे तो फर्दर एक्सपेंस बढ़ जाएगी ना। अभी हमने 10,000 रुपये दिया था, अब गवर्नमेंट मुझसे क्या मांग रही है? इसका टैक्स भी मुझसे ही मांग रही है। तो मुझे इसका टैक्स देना है, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस या लायबिलिटी के रूप में जनरेट होगा। तो आपको गवर्नमेंट ने 2 स्कीम दिया कि अगर RCM एज ए नॉन क्रेडिट स्कीम में लेते हो, जिसपे आपको ITC नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो बिजनेस में यूटिलाइज नहीं करते हो, फर्दर बिजनेस में नहीं है, तो आपको क्रेडिट नहीं देंगे। तो उसके ऊपर जो RCM पे करोगे उसे एक्सपेंस मानोगे। क्या मानोगे? जैसे एसेट के रूप में कोई चीज़ हमने इंपोर्ट किया, तो उन सब पे अगर गवर्नमेंट कहती है कि RCM मानेंगे तो वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मानेंगे। और क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उससे क्रेडिट देने वाली नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि अभी परचेज पे तो टैक्स दो, मुझे चाहिए, लेकिन अगर आप कल को उसी सामान को, जो चीज़ खरीदे हो, जिस पे आप RCM अभी दे रहे हो, कल को सेल करोगे, फर्दर बिजनेस होगा, और उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आपके जनरेट होगी फॉरवर्ड चार्जेस में, उस लायबिलिटी से आप RCM का क्रेडिट ले सकते हो। तो उसे हम इनपुट क्रेडिट कहेंगे या रिसीवेबल बोलेंगे। क्या कहेंगे? तो RCM एक्सपेंस कब होगा? जब हम परचेज पे टैक्स तो दे रहे हैं बट क्रेडिट नहीं मिल रहा है। और RCM रिसीवेबल या इनपुट क्रेडिट के रूप में कब ट्रांसफर करेंगे? जब वो हमें फ्यूचर GST की फॉरवर्ड चार्जेस में क्रेडिट मिल जाएगा।
तो आरसीएम बोलता है कि पहले जो आपकी टैक्स लायबिलिटी एज आरसीएम बनी उसे पे कर दीजिए। फ्यूचर में अगर आपकी लायबिलिटी जो फॉरवर्ड चार्ज में बनेगा तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, बट करंटली जो आपके आरसीएम है वो आपको देना पड़ेगा। ये थी आरसीएम की ओवरव्यू। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि आरसीएम क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। किसको देना पड़ेगा ये टैक्स? रिसिपेंट को, बायर को। क्यों देना पड़ेगा? कि जो वो गुड्स खरीद रहा है या सर्विस ले रहा है उस पे गवर्नमेंट ने क्या लगाई है, आरसीएम लगाई है। और क्यों आरसीएम लगाई है? क्योंकि जो गुड्स सर्विसेज लिया है उस पे अभी उसने टैक्स नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने इस गुड्स और सर्विसेज जिन पे आरसीएम लगाई हैं उनकी कुछ लिस्ट्स हैं जो मैं आपको बुक्स में दिया। तो आप सेक्शन 9(3) के अकॉर्डिंगली जो नॉर्मली गुड्स के ऊपर जिन जिन गुड्स पे गवर्नमेंट ने आरसीएम लगाई है आप अपने बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू बुक्स आऊँ तो पहला चैप्टर में बुक्स का पहले 2 पेज रीड आउट करता हूँ, उसको समझो। उसके बाद हम लोग फिर बोर्ड पे उसकी जनरल एंट्रीज को समझेंगे। ठीक है, तो अभी आप परचेज की एंट्री समझ गए, अब हमने टैक्स नहीं दिया, अब लायबिलिटी बनेगी तो कैसे एंट्री करेंगे? तो पहले उन गुड्स और सर्विस को समझ लेते हैं जिन पे आरसीएम के रूप में हमें टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए आपके बुक में बोला गया नॉर्मली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज लायबल टू पे जीएसटी, दिस इज अ कॉल्ड फॉरवर्ड चार्जेस। नॉर्मल जीएसटी कौन देता है? सप्लायर देता है, बट इन सर्टन केसेस buyer also pay to tax GST called the reverse charges। तो इन्होंने लिखा जैसे कि अगर एज ए सप्लायर क्या करता है, सप्लायर सेल गुड्स ₹1 लाख प्लस 18% GST टू कस्टमर। कस्टमर जो सप्लायर को पैसा देता है गुड्स की कीमत प्लस टैक्स के रूप में देता है। जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा कि हमने उसको बेचा, गुड्स की कॉस्ट 10,000 थी, प्लस जीएसटी लगा के 11,800 डिमांड किया। कस्टमर ने मेरा मुझे 11,800 विद टैक्स पे कर दिया। मैंने फिर वो टैक्स किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। तो ये हुई फॉरवर्ड चार्जेस। क्या हुआ? तो यही आपके बुक्स में भी बताया कि जीएसटी के रूप में हम 1800 या 18,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। मेरे लिए तो यही 10,000 या 1 लाख ही इनकम है। ठीक है, टैक्स मेरा नहीं, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। अंडर द रिवर्स चार्जेस सेल ऑफ गुड्स रुपीज, यानी कि जो सेलर है वो किसी को बेचेगा तो सिर्फ गुड्स की कीमत बेचेगा, टैक्स उस पर नहीं लगाएगा। क्या नहीं लगाएगा? तो देखो लिखा सेल ऑफ गुड्स 1 लाख का है, कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने भी पैसा उसको 1 लाख ही दिया। कितना दिया? 1 लाख। तो अंडर द रिवर्स चार्जेस गवर्नमेंट कह रही है जो बायर है जिसने खरीदा है उसकी ड्यूटी बनती है उस 1 लाख रुपीज की टैक्स गवर्नमेंट को पे करे। तो अभी आपने देखा कि 10,000 पे हमने खरीदा, इसमें कहीं टैक्स की बात करी हमने नहीं। तो आज अगर हम इस क्रेडिटर्स को पैसा देने अभी देता इस पोजीशन पे, तो मैं क्या एंट्री करता? सिंडिकेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही करते ना आप। तो आप तो 10,000 देते कस्टमर के रूप में। आप एज ए बायर सप्लायर को आप कितना पैसा पे करते? 10,000। क्या आपने बायर सप्लायर को टैक्स दिया? नहीं दिया। बट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब आपने ये सामान लिया है, इसके ऊपर आपको आरसीएम की लायबिलिटी बनती है, आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मुझे ये नहीं मतलब कि आपने इनको दिया कि नहीं दिया, आपने खरीदा, आपकी लायबिलिटी है, आपने देना ही पड़ेगा। तो जब मैं गवर्नमेंट को दूंगा तो मैं अपने जेब से ही दूंगा ना। तो मैंने आपको बोला कि अगर वह क्रेडिट नहीं मिलेगा तो एक्सपेंस मानेंगे, अगर उसका फ्यूचर में क्रेडिट बेनिफिट मिल जाएगा तो उसको रिसीवेबल या इनपुट क्रेडिट मानेंगे। क्या मानेंगे? क्लियर है? तो इसी कंडीशन पे इन्होंने 1800 रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स मांगा, इसको हम आरसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिखा पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड चार्जेस, सप्लायर लायबल है जीएसटी देने का। अंडर द रिवर्स चार्जेस 3 कैटेगरीज डीलर है जो रिवर्स आरसीएम में लायबल पड़ते हैं। पहला सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, गवर्नमेंट डिसाइड टू द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज।
यानी सेक्शन 9(3) में गवर्नमेंट जो है जीएसटी एक्ट में जीएसटी काउंसिल वो डिसाइड करती है कि किन लोगों के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी बनेगी, किन गुड्स के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी बनेगी। ठीक है। दूसरी बात, सेक्शन 9(4) के अंदर ऑफ सीजीएसटी एक्ट में सप्लाई ऑफ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट स्पेसिफाइड द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को बोला गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो आप जो सप्लायर हो तो आप अंडर रिवर्स चार्जेस आप अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हो, किससे खरीदते हो? तो सेक्शन 9(4) में बोलता है कि रजिस्टर्ड डीलर की लायबिलिटी बनती है कि उसकी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करे। बट ये 2017 में थी। कब थी? 2017 में। लेकिन नवंबर 18 के अंदर गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया और सेक्शन 9(4) में अमेंडमेंट क्या किया कि उसको सस्पेंड कर रहे हैं नवंबर 18 तक, बट आज तक सस्पेंड ही है। तो अभी 9(4) अभी एप्लीकेबिलिटी में नहीं है, यानी कि एज ए बायर हम अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो पहले उस पर आरसीएम बनती थी, अभी उस पर आरसीएम नहीं बन रही। ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ के वो मैं अभी स्पेसिफिकली समझा दूंगा आपको। दूसरा आरसीएम की मेरी लायबिलिटी बनती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में, यानी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे कि वेंडर है जो गुड्स सप्लाई करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो जो बायर के रूप में लोग हैं यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको एज ए रिसिपेंट आरसीएम देना पड़ेगा। तो तीन ही कंडीशन है, एक सेक्शन 9(3) में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेक्शन 9(4) के अंदर जो दिया है अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदने पे दिया था, और दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर। तीन ही तरह के लोग हैं जिनको आरसीएम में देना पड़ेगा। तो अभी सेक्शन 9(4) सस्पेंड है तो उसको ध्यान नहीं देना, लेकिन नॉलेज में रखना है। और दूसरा तो फिर दो ही बच गए, एक 9(3) जिसमें नॉर्मली गवर्नमेंट बता रही है किन किन को लोगों को देना होगा, और दूसरा और ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है जी। यानी कि एज ए कस्टमर हम अगर बिजनेस नहीं करते हैं और जो गुड्स और सर्विस का भी मैं नाम लेने जा रहा हूँ और आप उससे रेसिपेंट हो तो आपको आरसीएम भी देने की जरूरत नहीं है। बट अगर जो अभी मैं कंडीशन बताऊंगा जो 9(3) में है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो क्या है 9(3) में, सो देखते हैं। लिखा द फॉलोइंग गुड्स ऑन विच जीएसटी शैल बी लिव्ड अंडर द रिवर्स चार्जेस द रिसिपेंट ऑफ गुड्स लायबल टू पे। अगर इस तरह का गुड्स आप सप्लायर रिसीवर हो, एज ए सप्लायर रिसीवर क्या हो, रिसिपेंट हो, तो आपकी ड्यूटी बनेगी जीएसटी देने की। कौन हो रिसिपेंट? तो लिखा कैश क्यू नट्स नोट सील्ड और फील्ड। तो बोला जो काजू आप बेच रहे खरीद रहे हो, इसे रहने देता हूँ, दोनों काम आएगा भी, तो समझ लेते हैं। जो काजू आप है तो काजू जो फार्मर है जो कल्टीवेट कर रहा है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, फार्मर है, उन्होंने अगर काजू अपने फार्म हाउस में तैयार किया और वो सप्लाई कर रहा है सप्लायर को एज ए फार्मर, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि आपने सीखा है कि फार्मिंग चीज़ों के ऊपर जीएसटी लायबल मैक्सिमम केसेस में नहीं है। अगर हम खुद फार्मिंग करके खुद ही ट्रेड करते हैं तो अलग बातें हैं, यहाँ बात हो रही है आज फार्मर हो, आप ट्रेडर नहीं हो, तो फार्मर के ऊपर आरसीएम कोई भी जीएसटी चार्जेस नहीं है। इसी तरह काजू बनाया किसने पैदा किया? फार्मर ने। खेती किसने करी? फार्मर ने। अब वो काजू को तो घर में रखेगा नहीं, वो क्या करेगा? बेच रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो काजू बेच रहा है वो सील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है, यानी प्रोसेस किया हुआ नहीं है, पैक किया हुआ नहीं है, भुना हुआ नहीं है, तैयार करके नहीं दिया। जैसा फसल आया जिस तरह का है वो आपको दे दे। जैसे गेहूँ एक तरह का होता है कि जो मैं गेहूँ को एज इट इज आपको दे दूँ, तो फार्मर है, एक बंदा गेहूँ लेगा, उसी से कहेगा खुद ही मैं आटा तैयार करता हूँ, उसी से रोटी बना के देन बेचूंगा, तो ये क्या होगा? प्रोसेस्ड आइटम। क्लियर है? तो इसके अंदर हमें गवर्नमेंट ने यही बोला कि अगर काजू है वो नोट सील्ड हो ना फील्ड हो, यानी कि प्रोसेस ना किया हो, पैक किया हुआ नहीं, तो वो सेल करता है किसको? एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जो हूँ ए रजिस्टर्ड पर्सन।
जो एज ए बिजनेस ट्रेड उससे काजू खरीदता है और उसको फिर सील्ड फील्ड करके यानी प्रोसेस करके अपना नाम अपना पैकिंग करके आगे सेल आउट करता है, तो उसकी लायबिलिटी बनती है उसकी जीएसटी देने की। यानी कि एज ए बायर मैं मानो कि काजू का खरीद रहा हूँ किसी फार्मर से और मैं पतंजलि के नाम से ब्रांड बना के उस काजू को बेच रहा हूँ, तो मैं पतंजलि ब्रांड ट्रेडर हो गया ना। वो काजू मैंने तो नहीं खेती में तैयार किया, मैंने किससे लिया? फार्मर से। फार्मर ने जब मुझे काजू दिया उसने जीएसटी तो मेरे से नहीं लिया, तो मैंने नॉर्मली काजू जब खरीदा तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू फार्मर कर दिया। जो फार्मर को पैसा था वो मैंने फार्मर को भी पेमेंट कर दिया। क्या मैंने टैक्स दिया? नहीं दिया ना। अब हमें गवर्नमेंट क्या बोला, अगर काजू खरीदते हो तो तुम्हें उसका जीएसटी देना पड़ेगा। इन्होंने ये तो नहीं बोला भिंडी खरीदते हो देना पड़ेगा, क्या बोला? काजू खरीदते हो। तो एज ए ट्रेडर्स मैं ट्रेडर हूँ काजू का, तो मुझे उस पे जीएसटी का आरसीएम लायबिलिटी बनेगी। और इन्होंने लिखा भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसकी लायबिलिटी है ये? यानी जो ट्रेडर्स ट्रेड करेगा उन चीजों का, उनकी लायबिलिटी। एक मैं वही फार्मर से मैं एज ए ग्रामीण रहता हूँ, मुझे पता है मेरे घर में भी लोग काजू खाएंगे, तो मैंने गया उससे ले लिया 2 किलो, बोला यार घर में यूज करूंगा, तो मुझे जीएसटी नहीं देना है। जीएसटी किन्हें देना है? जो वो काजू लेके कल को दुकान में अपने नाम से बेचना शुरू करेंगे, या मैंने फार्मर से लिया फिर मैंने दूसरे बड़े व्यापारी को बेचा, तो मुझे जो उस व्यापार के रूप में आरसीएम देना। समझ में आ गई सबको? लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड है और वो तब भी बेच रहा है तो उसको आरसीएम में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ना। रूल क्या बोला था आरसीएम में कि उसमें हम टर्नओवर नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने आपको जब कंपोजिशन स्कीम पढ़ाई थी तो उसमें लायबिलिटी में समझा दिया था कि एक तो मेरी टर्नओवर के ऊपर लायबिलिटी है और कुछ में ट्रांजैक्शन बेस्ड लायबिलिटी है। तो अगर आप आरसीएम वाला गुड्स खरीदोगे और आपका टर्नओवर नहीं भी है तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और जब रजिस्टर्ड होना पड़ेगा तो इस कंसोलिडेशन में आ जाएंगे, टैक्स हमको देना। क्लियर होगी बातें? और किसी को कुछ क्वेश्चंस? तो हर्ष क्या चक्कर पूछना है कुछ? ओके जी। तो काजू समझ गए आप किसके ऊपर आरसीएम बनी? तो जब हमने खरीदे होंगे तो ये एंट्री किए होंगे। अब आप समझते हैं कि अगर आप मेरी लायबिलिटी बनी तो इसका जीएसटी में कैसे दूं? इसका जीएसटी तो लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट एक काम 2 बार तो नहीं करेगा ना, या तो ये एंट्री करते वक्त ही अपनी लायबिलिटी जनरेट कर लेगा, या ये एंट्री हो चुकी है तो बाद में जनरेट करेगा। क्या करेगा? जब बाद में जनरेट करेगा तो उसे सेल्फ इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ इनवॉइस। तो जो आरसीएम रिसिपेंट है, बायर है, उसे अपनी इनवॉइस खुद बनानी पड़ेगी कि मैंने कितने का गुड्स खरीदा, उसके ऊपर मेरे जीएसटी की लायबिलिटी क्या बनती है, और वह लायबिलिटी फिर जो बनेगी वो गवर्नमेंट को जमा खुद से करवाए। सप्लायर जे फार्मर उससे टैक्स नहीं ले रहा है, इसको खुद उसकी जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है और गवर्नमेंट को देनी है। इसको बोलते हैं सेल्फ इनवॉइस। क्या बोलते हैं? यानी सामने वाला बिल दिया तो सिर्फ काजू काजू कर दिया, अब मुझे उस काजू पे क्या बनाना है? टैक्स निकालना है, तो इसे सेल्फ इनवॉइस कहते हैं। ठीक है? अब सेल्फ इनवॉइस तो डॉक्यूमेंट होता है, अकाउंट में हमें उसे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग। तो जनरल एंट्री बनेगी ना। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? तो अगर परचेज की एंट्री हो गई है तो आप बनाओगे, अगर क्रेडिट मिलेगा। मैंने कहा 2 तरह के आरसीएम कंडीशन है, एक तो मैं आरसीएम दे रहा हूँ, मुझे उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, और एक आरसीएम दे रहा हूँ बट आगे हम उसका क्रेडिट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब है जब मेरी लायबिलिटी बनेगी नॉर्मली उससे हम बेनिफिट ले लेंगे। तो अगर क्रेडिट लेंगे तो हम लिखेंगे जीएसटी इनपुट। क्या लिखेंगे? जीएसटी इनपुट। अभी जीएसटी इनपुट लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको जीएसटी 2 तरीके के सिखाए थे, एक आईजीएसटी के रूप में और दूसरा हमने सिखाया था सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में। तो आप दोनों अलग अलग करना चीजें, तो क्या अभी मैं सबको एक साथ लेके चलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना अपने को। हम सीधे लिख रहे हैं जीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगी? जब मैं यही चीज स्टेट से बाहर वाले से खरीदूंगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगी? अपने ही स्टेट। यानी मेरा फार्मर अगर मैं दिल्ली में ही काजू पैदा कर रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी। अब मेरा फार्मर मान लो कश्मीर में बैठा हुआ है, उससे खरीद रहा हूँ
तो वो क्या बनेगी मेरी लायबिलिटी? क्लियर हो गया बातें आपकी? तो इसलिए अभी मैं जीएसटी इनपुट लिख रहा हूँ। इनपुट का मतलब ही है रिसीवेबल। क्या है? और ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। डेबिट करेंगे ना हम, क्या करेंगे? तो एक तरह से प्रीपेड हो गया। क्या हो गया? टू जीएसटी पेबल। पेबल का मतलब लायबिलिटी होता है ना अपने यहाँ। तो लायबिलिटी के रूप में भी अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी पेबल लिखोगे, और सीजीएसटी पेबल है तो ये आपको मैं सब लिख दे रहा हूं, लेकिन ऐसा खिचड़ी मत बनाना अपने बुक में, क्योंकि मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। समझना आपको, ठीक है? चीज एक ही है, जीएसटी इनपुट और जीएसटी पेबल। ठीक है? यह सेल्फ इनवॉइस हुआ। ये एंट्री मैं खुद अपने बुक में कर रहा हूँ। फार्मर के बुक में ऐसी कोई एंट्री होने वाली नहीं। फार्मर तो अपना ये पैसा 10,000 लेके खुश है। ठीक है? मेरी लायबिलिटी बनी कि मुझे इनकी लायबिलिटी जनरेट करना है और फिर गवर्नमेंट को देना है। तो हम ये जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, इसे जेबी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज के बाद कर रहे हो, ये परचेज के साथ ही करोगे तो परचेज में ही कर लोगे। ठीक है? तो जीएसटी इनपुट अकाउंट या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जीएसटी पेबल। ठीक है? जो भी लायबिलिटी आपने जनरेट किया, मान लो हमने 1800 रुपए की लायबिलिटी जनरेट किया टू 1800, इसमें करूंगा तो 900 हो जाएगा, और आईजीएसटी होगी तो 1800। ऐसा ही होगा ना? तो जो ये 1800 है वो गवर्नमेंट को हम पेमेंट कर देंगे जब ये महीना खत्म होगा 20 तारीख से पहले। मंथ एंड होने के नेक्स्ट मंथ में 20 डेज बिफोर हमें अपनी टैक्स जीएसटी की आरसीएम पेमेंट कर देंगे। हमें ये पूरा देखना है, क्योंकि मैं मान लो इस परचेज में ही टैक्स अभी ही दे दूं 1800, फिर मैं कल जाके फिर काजू खरीदूं तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा तो महीने में बार बार एंट्री करनी पड़ जाएगी ना। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो टोटल महीने में आप ट्रांजैक्शन करोगे अप्रैल में से लेके 30 अप्रैल तक, उसकी जो जीएसटी लायबिलिटी आपकी बनी वो अगले महीने के 20 तारीख से पहले गवर्नमेंट को सबमिट कर दो। क्लियर है? तो ये बनी आरसीएम लायबिलिटी। तो इस चैप्टर का मेन इंपोर्टेंस ये है। ठीक है? अब हमें लायबिलिटी के रूप में क्या करना है? जीएसटी पेबल टू बैंक। ठीक है? ये मेरे पास इनपुट के रूप में रह गया। काजू भी परचेज करके रखी हुई है। अब हम आगे फॉरवर्ड पे आ जाते हैं अगेन। अब हम काजू को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे, अपनी पैकिंग करेंगे, कस्टमर को बेचने के लिए अवेलेबल करेंगे। कस्टमर को बोलेंगे कि भाई साहब मेरा काजू इतने रुपए किलो है, प्लस जीएसटी लूंगा। प्लस क्या लूंगा? जीएसटी। तो मैं जितने बेच रहा हूँ पैसा प्राइस तो लूंगा ही लूंगा प्रॉफिट लगा के, प्लस और क्या लूंगा? जो उस पर टैक्स मुझे कलेक्ट करना है वो भी कस्टमर से कलेक्ट करूंगा। तो इसी तरह से हम फॉरवर्ड चार्जेस में काजू सेल करेंगे, उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब वो लायबिलिटी गवर्नमेंट को हमको देनी पड़ेगी। जब हम ये लायबिलिटी देने को आएंगे, कलेक्ट जो किया उसमें हम इस रिसीवेबल को माइनस, ठीक है? तो यही बातें हैं, क्योंकि तुम भी कहोगे ना सर यहाँ जो टैक्स लिए वो भी दूं और पहले खरीदा था वहां भी दिया, तो मैंने तो एक ही सामान का दो बार टैक्स दूंगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट स्कीम दिया। क्या दिया? कि आप अगर फर्दर बेच दोगे और जो टैक्स लोगे तो वो मुझसे क्लेम कर लो। क्या कर लो? ठीक है? तो वो हम आईटीसी का जो चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पूरा क्रेडिट किस टैक्स से कैसे कैसे लेना है वहाँ सीखेंगे। बट अभी हमने आपको सिखाया आरसीएम एक्सपेंस कब होगी? जब हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी। और रिसीवेबल या इनपुट कब होगी? जब हम उसको फ्यूचर में टैक्स से एडजस्टमेंट या क्रेडिट करेंगे। ओके? तो आरसीएम में इतना ही था। अब हम उन गुड्स के नाम और उन सर्विसेज को समझने जा रहे हैं जिन जिन पे आरसीएम लगती है। ठीक है? तो समझ गए आरसीएम का मकसद? यहाँ मुझे कुछ नहीं था, यहाँ पे मुझे बस अलग से टैक्स की लायबिलिटी की एंट्री करनी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको लिखना है लिख सकते हो। इसको मैं परचेज करते वक्त ही कैसे एंट्री करेंगे वो भी सिखा देगा।
ठीक है। सामने वाला तो सिर्फ परचेज का पैसा लेगा, बट आप कहो कि सर मैं 2 बार एंट्री क्यों करूं, मैं एक ही बार कर लेता हूं, तो वो एंट्री में मैं आपको कंबाइन सिखा देता हूं, आप इन्हें नोट कर लो। इससे तो ब्लैक में बेच डाल सारा क्रेडिट नहीं लेंगे तब एक्सपेंस मानेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो ये बस जैसे जीएसटी इनपुट लिखे हैं, अब जीएसटी एक्सपेंस लिख लीजिएगा। तो एक्सपेंस लिखते हैं वो क्या बन जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और वो कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है। अभी हमने एक्सपेंस नहीं माना तो ये इनपुट रिसीवेबल डेबिट माना है, तो कहाँ है, करंट असेट में। जब क्लेम करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आगे समझ में सबको? डॉली नोट नहीं कर रही हैं आप? अच्छा, फोटो खींच के व्हाट्सएप लिखना नहीं, चलो मिटा दूं बोर्ड अब मैं कस्टर। यस सर। मैं आप फॉरवर्ड चार्ज मिटा रहा हूँ, इसको रख देता हूँ समझने के लिए। अब आप देखिए कंबाइन आरसीएम की एंट्री कैसे करेंगे। हम परचेज किए तो परचेज ही लिखा, अब हम लिखेंगे परचेज डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू सन्डी क्रेडिटर्स टू जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल देखो ये चीज हम पहले अलग किए थे ना दोनों, यहाँ पे आके इन्हीं को हमने जो ये डेबिट था उसको डेबिट पे पहुंचा दिया, और जो क्रेडिट था उसको हमने कहाँ पहुंचा दिया, क्रेडिटर में क्या होगा, ये 10,000 रुपये रहेगा, ये 1800 रुपये की आ जाएगी, और यह फिर से 10,000 का इंटरेस्ट रहेगा, और गवर्नमेंट को हम 1800 रुपये की देने की बात है। तो जो 2 बार में करना है सो आप 1 बार में भी एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये आपको देखो जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग हमारा एज एन अकाउंट का काम है, तो अकाउंट को देखना है कि मैं कैसे करूं। अगर एक साथ कर लिया तो परचेज वाउचर भी एंट्री हो जाएगी एक ही साथ, और अगर मैंने एक साथ नहीं किया तो ये परचेज में हुआ और ये जनरल हुआ। क्या हो गया? क्लियर है आपको? चलिए अब मिटा सकता हूँ। अब हम समझते हैं गुड्स के नाम, जो किन किन गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि आरसीएम लगने वाले हैं। तो काजू का हमने आपको समझा दिया। दूसरा है बीड़ी रेपर लीव्स, यानी कि जो बीड़ी बनती हैं 502 वाला, ये सब जो देखते हो इतने नंबर के, उन बीड़ी को रैप करने के लिए क्या चाहिए, लीफ चाहिए। वो लीफ किसी न किसी पेड़ से ही तो आया है, और वो पेड़ किसी न किसी पर्सन का तो होगा। तो वो जो पर्सन है जिसके पास वो पौधा है, वो पौधा क्या कहलाएगा, और जो उस पर्सन का ऑनर है वो फार्मर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो जो बीड़ी के रैप करने की पत्ते का जो प्रोड्यूसर है, फार्मर है, वह वो लीफ जो बेचेगा किसको, उस कंपनी को जो बीड़ी बनाती है। किसको बेचेगा? उस कंपनी को जो बीड़ी बना रही है। तो एज ए फार्मर तो उसकी लायबिलिटी नहीं है जीएसटी देने की, बट वो जो कंपनी जो कि फार्मर से वो बीड़ी रैपिंग लीफ खरीद रहा है, उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी, जीएसटी पे। समझ गए? तो इन्होंने यही लिखा कि एग्रीकल्चरलिस्ट फार्मर है सप्लायर, तो वो तो जीएसटी नहीं देगा। देगा कौन? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। इसी तरह तंबाकू लीव्स है, तो बीड़ी को रैप करने के लिए तो आपने ले लिया, अब उसमें जो सामान भरोगे उसे तंबाकू कहते हैं। तो गवर्नमेंट बोला ये तंबाकू भी कहाँ मिलेगा, मशीन में तो तैयार नहीं होगी, तो ये भी होगी फार्मर के खेतों में। तो जब अब एग्रीकल्चर है, जो फार्मर है, उसे तंबाकू का लीफ बेच रहा है, तो वो भी जीएसटी नहीं देगा। जीएसटी कौन देगा? जो उस पत्ते को उस फार्मर से खरीद रहा है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो कंपनी हो। तो एज ए रजिस्टर्ड पर्सन उसकी ड्यूटी बनती है आरसीएम देने की। इसी तरह सिल्क यार्न है, सिल्क यार्न तो फार्मर तैयार नहीं करेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग आइटम है। तो सिल्क के जो धागे होते हैं वो तैयार होंगे मैन्युफैक्चरर मशीन के द्वारा। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो सिल्क का धागा बना रहा है, कपड़े नहीं, क्या बना रहा है?
तो उस मैन्युफैक्चरर को बोला गया आपको जीएसटी नहीं देना है, एग्जाम्प्ट हो, छूट हो, आपको नहीं लगेगा। लेकिन जो धागा खरीदेगी कंपनी, चाहे उसको कुछ भी यूज करे, इंडस्ट्रियली ही यूज करेगा, धागे से कपड़े तैयार करेगा, कपड़े से शर्ट तैयार करेगा या साड़ी तैयार करेगा, व्हाटएवर काम करेगा, तो गवर्नमेंट बोला जो यार्न है यानी धागा बनाने वाली कंपनी वो जीएसटी नहीं लेगी। लेकिन जो कंपनी उससे धागा खरीद के आगे बिजनेस करेगी तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जो भी हैं उनकी लायबिलिटी है आरसीएम देने की। क्या लायबिलिटी है? यानी कि आपकी कंपनी अगर सिल्क का थ्रेड बेच रही है तो आप जीएसटी नहीं देते। जो आपसे थ्रेड खरीद रहा है और वो उसको कहीं यूटिलाइज कर रहा है उसकी लायबिलिटी बनेगी आरसीएम। ओके। इसी तरह सप्लाई ऑफ लॉटरी, लॉटरी भी हम छाप के तो नहीं बेचेंगे ना, तो लॉटरी एजेंसी जो होती हैं ये गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो परमिशन दिया कि भाई मैं लॉटरी इशू करता हूँ आप बेचो, जैसे स्टेट ऑफ दिल्ली कहती है कि हम लॉटरी निकाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को बोला आप हमसे लॉटरी लो, आप बेचो जितने में बेचना है। जैसे मूवी में होता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, मूवी बनाता है और उस मूवी को डायरेक्ट तो वो थिएटर में नहीं भेज देता है, वो किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर उस एजेंसी को फिर थिएटर वालों को देती हैं, सिनेमा हॉल वाले को। तो ये लायबिलिटी किसकी है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है? इसी में लॉटरी का गवर्नमेंट जो बेच देगी डिस्ट्रीब्यूटर को वो जीएसटी नहीं लेगी, वो लॉटरी का प्राइज ले लेगी। लेकिन जो लॉटरी आगे बेचेगा चाहे वो रिटेलर को चाहे कस्टमर को, उस डिस्ट्रीब्यूटर की लायबिलिटी है जीएसटी आरसीएम के रूप में गवर्नमेंट को दे। तो इन्होंने यही लिखा, सप्लाई ऑफ लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या एनी लोकल अथॉरिटी अगर है सप्लायर तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट की लायबिलिटी है जीएसटी देने की। ठीक है। इसी तरह रॉ कॉटन है जिसको हम रुई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो कॉटन से ही थ्रेड्स बनता है, धागा बनता है, सीधे तो कपड़े तैयार नहीं हो जाएंगे हमारे। ये कॉटन देखो, दिल्ली के लोग हम लोग ना कुछ ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, पैसे वाला। तो देखते हो आपने यहाँ पे देखा हुआ एक पेड़ होता है सिमर, ठीक है, उसकी रुई देखो उड़ते हुए नजर आएंगे। आजकल रोड पे अभी मौसम है तो हम लोग सोचते हैं क्या है, उसको नहीं करते हैं, बट गाँव में लोग उसी रुई को बिनते हैं। क्या करते हैं? बिन के एक थैले में पैक करके रखते हैं, फिर उसी उद्योग से फिर उसको बेच देते हैं। बहुत हल्का होता है रुई, फिर उसको बेचते हैं, उसका वो एक बिजनेस पार्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि जो रुई है उसको एक फार्मर के रूप में आप उसको बेच रहे हो तो आपको जीएसटी नहीं लगेगी। जो वो रुई खरीद रहा है, जो कॉटन बाय कर रहा है, उस पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है पे कर। तो हम यहाँ जब फार्मर कोई है नहीं तो रुई उड़ रहा है तो उड़ रहा है, ठीक है। लेकिन गांव में क्या करते हैं, वो झाड़ में जंगल में लटक जाती है तो लोग उसको बीनते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, ठीक है। इस तरह कपास की खेती करते हैं, कपास में भी कॉटन है तो उसको यूटिलाइजेशन आता है, ठीक है। आजकल सिंथेटिक रुई भी तैयार हो रही हैं तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये फार्मर वाली है। किसकी है? अगला है यूज्ड व्हीकल, सीज्ड व्हीकल, कन्फेक्टेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। अगर ये इस तरह का सामान एज ए बायर आप खरीद रहे हो, एज ए बायर खरीद रहे हो, और किन से खरीद रहे हो सो भी देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे खरीद रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी से एंड लोकल अथॉरिटी से। नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी से आप अगर उनकी गाड़ी ओल्ड ले लेते हैं, जैसे डीटीसी बोली कि मेरा बस अब 15 साल का हो गया, मैं इस बसों को निकाल रहा हूँ, एज ए बायर आपके तो ठीक है, मैं तो स्क्रैप डीलर हूँ, मैंने उस बस को खरीदा, काटिंग किया और फिर हम अपने हिसाब से उसको बेचेंगे। तो मैंने किससे वो डीटीसी बस खरीदी? दिल्ली गवर्नमेंट से, तो मुझे उसकी आरसीएम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला एनी रजिस्टर्ड पर्सन। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स बाहर से मंगाते हो, कहाँ से मंगाते हो? तो फॉरेन कंट्री जो है, मानो नेपाल से कुछ मंगाया, पाकिस्तान से कुछ मंगाया, हमने चाइना से कुछ मंगाया, तो चाइना वगैरह, पाकिस्तान, नेपाल तो अपना टैक्स ले लेगी। हमारी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि इंपोर्ट करोगे तो उस पर आपकी इंपोर्टर की लायबिलिटी है आरसीएम देना। किसकी ड्यूटी है? तो जो बायर बाहर से सामान मंगाएगा वो आरसीएम के रूप में जीएसटी पे करेगा। क्या पे करेगा? इसी तरह
परचेज ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग सर्टिफिकेट्स, किसी के सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, जैसे बैंक है, बैंक गारंटी सर्टिफिकेट देता है ना, जो आपकी हम गारंटी लेते इतने तक की आपके एसेट की वैल्यूएशन है। इसी तरह गोल्ड की वैल्यूएशन सर्टिफिकेट हम बनवाते हैं, तो उन वैल्यूअर को जो लोग हैं उनको आरसीएम देना पड़ेगा जो उनसे खरीद रहे हैं। ठीक है। परचेज ऑफ सीमेंट, सीमेंट खरीदते हो किसी भी पर्सन से, प्रमोटर और बिल्डर को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? हम तुम खरीदते हैं, घर बनाते हैं तो हम नहीं देते हैं ना, लेकिन अगर बिल्डर सीमेंट खरीदता है, आज अंबुजा से खरीदेगा तो अंबुजा तो जीएसटी नहीं देगा, लेकिन जीएसटी कौन देगा? वो बिल्डर देगा उस सीमेंट का। इसे हम आरसीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो समझ में आ गई सभी थ्योरीज। तो अभी तक हमने यही समझा कि बायर देगा, लेकिन किन किन गुड्स पे, जो ये गुड्स के नाम बताए, और भी कुछ गुड्स के यानी जीएसटी एक्ट के बुक में हैं, देख लेंगे हम लोग। उसके अकॉर्डिंगली आपका अगर बिजनेस में वो सामान यूज हो रहा है, आप रजिस्टर्ड हो रहा, आपकी लायबिलिटी बनती है, तो आपको आरसीएम देनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो देखो इन्होंने लिखा किनको जरूरत है, तो पेज नंबर 33 पे आइए आप लोग। लिखा पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर जीएसटी चार्जेस, आरसीएम रिवर्स चार्जेस हैज टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो आपने जो क्वेश्चन किया था वो समझ में आ गई कि हम अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, तो हम तभी तक अनरजिस्टर्ड डीलर हैं जब तक हम आरसीएम या स्टेट के बाहर बेचते नहीं हैं। अदरवाइज अगर हम इस तरह का ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे तो हमको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, लिमिट नहीं देखा जाएगा। क्लियर हो गई बातें। दूसरी पॉइंट, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, हाउएवर क्रेडिट ऑफ पेमेंट टू रिवर्स चार्ज लायबिलिटी कैन बी टेकन बाय द रिसिपेंट। कहता है कि जो आपको मानो कि अभी जो काजू खरीदा और मेरा जो उसका टैक्स बना, तो हमको तो पे करना पड़ेगा, और आप ये नहीं कह सकते कि जो ये लायबिलिटी मेरी पेमेंट करने की है, मेरा दूसरे गुड्स का इनपुट बचा है ना, उससे एडजस्ट कर लेते हैं, पेमेंट नहीं करते। सो नहीं, आरसीएम पे करना ही पड़ेगा। हाँ, जो आरसीएम दिया है उसकी क्रेडिट में ले लूंगा आगे चल के, लेकिन आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो पे करना ही। समझ में आ गई। तो इन्होंने यही बोला कि आरसीएम लायबिलिटी को इनपुट क्रेडिट से डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वो आपको पेमेंट करनी है। क्लियर हो गया। दूसरा कहता है एडवांस पेड ऑफ रिवर्स चार्जेस अप्लाइज आल्सो लायबल टू जीएसटी, यानी आप काजू खरीदे हो तो समझ में आया, खरीदे तो सर ने मांग लिया मेरे से। मान लो काजू वालों को मैं ये कहूँ फार्मर को कि भाई देख, जब तू काजू पैदा होता है तेरे पास तो 10 आदमी मांग लेते हैं, तुम मुझे दे दे, मुझे दे देते हो, कल मैं लेने आऊँगा तो मुझे नहीं देगा, दूसरे को दे देगा, तो मेरा बिजनेस तो डिफेक्ट कर जाएगा। अब मैं क्या करूँ, कैसे रोकूँ? तो मैंने फार्मर को बोला कि ऐसा है, मेरे तरफ से अभी ही ये 1 लाख रुपए ले ले, जब काजू तैयार होगा बाकी पेमेंट इस रेट पे मैं तेरे से एग्रीमेंट साइन कर लेता हूँ, ये रेट मैं तेरे को दूंगा, और जो भी काजू होगा उस समय मैं इसी रेट पे तेरे से ले लूंगा। तो अभी जो मैं 1 लाख रुपए दिया हूँ, अभी गुड्स खरीदा तो नहीं हूँ ना, एज एडवांस है, लेकिन किस लिए दिया हुआ एडवांस? वही चीज़ खरीदने के लिए जिस पे आरसीएम लगती है। तो गवर्नमेंट बोला उस एडवांस पे भी जीएसटी देना। ठीक है। तो यानी कि हम जब फार्मर को देंगे तो फार्मर अकाउंट डेबिट 1 लाख करेंगे टू आरसीएम टू बैंक, यानी कि आरसीएम गवर्नमेंट को देना ही छोड़ेंगे। तो इसी के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स हमने बुक में दिया है, समझ लेते हैं। लिखा मिस्टर बी सावलकर ए फार्मर कल्टिवेटेड कैस्क्यू नट नॉट सील्ड और पेल्ड, यानी कि प्रोसेस किया हुआ नहीं है, इन गोवा। दीज वर सोल्ड ए स्वाद कैस्क्यू इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹3 लाख रजिस्टर्ड इन गोवा। स्वाद जो है वो काजू बेचने वाली कंपनी है और गोवा में रजिस्टर्ड कंपनी है, और जो काजू के ऊपर जीएसटी लग रही है कैस्क्यू पे 5% है। तो आप बताओ किसकी लायबिलिटी है जीएसटी देने की? तो आप लोग बताइए कौन देगा जीएसटी की लायबिलिटी? स्वाद वाला देगा, जिसने काजू स्वाद को बेचा उसकी लायबिलिटी नहीं, और 5% है, तो जितने का खरीदेगा 3 लाख का, उसका 5% गवर्नमेंट को पे करेगा। देखो आप इन्होंने यही किया। इन दिस केसेस जीएसटी इज पेबल बाय रिसिपेंट स्वाद कैस्क्यू इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट जीएसटी पेबल इज इक्वल टू
क्योंकि लोकल था तो 3 लाख का 2.5% से जीएसटी लायबिलिटी बनाई और 3 लाख का ही 2.5% एसजीएसटी लायबिलिटी बना के 7.5 यानी कि 15,000 रुपया गवर्नमेंट को दे दिए। ठीक है, इन्होंने कैसे पे करा वो समझाया नहीं, इन्होंने सिर्फ जीएसटी बताया, बट मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है एमएस शालीमार इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सिल्क यार्न करता है इन मालदा वेस्ट बंगाल। इट सप्लाई 100 kg ऑफ सिल्क यार्न ₹300 पर kg टू बांग्लामुखी प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन कोलकाता। वेस्ट बंगाल ऑफ शालीमार इंडस्ट्री इनपुट जीएसटी इज 6100, इनपुट एसजीएसटी इज 6100, एप्लीकेबल रिस्ट 5%। तो कहता है कि जो बांग्लामुखी है उसके पास खरीद तो रहा है वो शालीमार से सिल्क यार्न, उस पर उसके आरसीएम बनेगी, लेकिन उसके पास पहले से सीजीएसटी के रूप में 6100 रुपये का इनपुट बची हुई है और एसजीएसटी के रूप में भी 6100 के इनपुट है। क्या वो अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकता है? तो नहीं, उसको जो आरसीएम है वो अपने पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को समझाया। क्या इन दिस केसेस जीएसटी इज पेबल बाय द रिसिपेंट एमएस बांग्लामुखी लिमिटेड एज फॉलो। सीजीएसटी 2.5% जो 3 लाख का होता है 7.5 है, वो गलती से 0 छूटा हुआ है, 7500 एज इट इज रह गया। ठीक है, और एसजीएसटी 7500 वो गवर्नमेंट को एज इट इज पे करेगा। क्लियर है? कहता है लिखा भी इनको क्लियरिफिकेशन में क्यों पे करेगा, तो लिखा रिवर्स चार्जेज लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, hence input CGST as GST 6100 respectively cannot be utilized for payment of GST under RCM. However, credit of payment of 7500 can be taken by the Banglamukhi. जो अभी वो पे कर रहा है 7500 एज RCM, वो बाद में इनपुट क्रेडिट ले सकता है, बट जो पहले की कुछ इनपुट है वो इससे एडजस्टमेंट। अब दोनों रूल समझ गए ना आरसीएम की, किसको देनी है और आईटीसी वाला भी कब। ठीक है, जिसको जाना है जाइए, क्लास हमारा हो गया। अब हम कुछ सर्विस के ऊपर बता रहे हैं जिस पे आरसीएम, कुछ सर्विस पे, और सर्विस भी ऐसी कुछ जिन पे हमको इनपुट क्रेडिट मिल जाएंगी, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन पे हमें क्रेडिट, तो जिस जैसे कोई गुड्स हो या सर्विस हो जिसको आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा उसको एक्सपेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? और जिस पे मिलेगा उसको उसी तरह से इनपुट मांगे। क्लियर है? तो आप देखिए, तो पहला सर्विस दिया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या है? उसको हम बोलते हैं जीटीए, पैसेंजर ले जाने वाले नहीं, सामान ले जाने। ठीक है, कंटेनर कार्गो वाले लोग जो है। तो बोला गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर सामान पिकअप करके ले जा रहा है तो जीएसटी लायबिलिटी किसकी बनेगी? तो लिखा एनी फैक्ट्री, किसको है? फैक्ट्री ओनर, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल, यानी इस तरह के लोग जो लोकल टैक्सेबल एरिया में रहते हैं जहाँ जीएसटी लग रही है, तो उनको एज जीएसटी पेयर आरसीएम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? यानी जो सामान ले जा रहा है वो टैक्स नहीं लेगा, वो तो सीधा कहेगा कि मैं सामान ले जाऊँ, मेरा किराया 50,000 रुपये बनते हो दो, तो जो फिर 50,000 रुपये दे रहा है तो जीटीए तो उसे 50,000 का बिल दे देगा, वो 50 उसको पेमेंट कर देगा। बट जो इस तरह का कंपनी है, फैक्ट्री ओनर्स और जो पार्टनरशिप फर्म वगैरह जिनकी सामान लेके वो गया है, उनकी ड्यूटी बनती है उस 50,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को जमा। सामान का तो पहले दे चुका है, वो किसका देगा? भाड़े का। किसका देगा? आगे तो देखो इसे यही किताब में दिखाया, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू द कंसाइनमेंट नोट। जब वो कोई सामान कोई ले जाता है तो बिल रोडवेज चालान बनाता है ना, क्या सामान ले जा रहे हैं, कितने वैल्यू का ले जा रहे हैं, मेरा फेयर क्या होगा। फेयर पे जीएसटी लगा दिया तो आरसीएम नहीं बना, और उसने जीएसटी नहीं लिया तो हमारी लायबिलिटी बनेगी उस फेयर का जीएसटी देना। तो गवर्नमेंट ने यही बोला, ए लिमिटेड कंसाइनर है वेस्ट बंगाल का, एक्स लिमिटेड जीटीए है ट्रक ड्राइवर है जो लेके जा रहा है, और बी लिमिटेड वो पर्सन है जिसको सामान पहुंचा रहा है। तो इन्होंने लिखा नोट, इंडिविजुअल ट्रक टेम्पू ऑपरेटर हु डू नॉट इशू द कंसाइनमेंट नोट आर नॉट जीटीए। कोई आदमी अपना एक छोटा सा गाड़ी रखा है
छोटा हाथी ये सब लेके जो चलते हैं, तो वो भी सामान लेके जा रहे हैं, तो वो जीटीए नहीं कहलाएंगे। जीटीए मतलब जो ट्रांसपोर्टर हैं बड़े, ठीक है जी, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो लिखा लोकल, तो वो जीटीए में किसकी लायबिलिटी बनेगी टैक्स देने की? ए लिमिटेड की लायबिलिटी। सामान कौन भेज रहा है? ए लिमिटेड ना, तो उसको, यानी कि आपको देखो कोरियर आती है, कोई भी सामान ऑनलाइन बुक करते हो, तो उसकी जो कोरियर का फीस दिया होगा, कौन दिया होगा? जिसने भेजा है उसने, या आप देते हो? जिसने भेजा है, तो उसी पर्सन को देना पड़ेगा। क्लियर होगी आपको? तो आगे है लीगल सर्विस बाय द एडवोकेट। कोई एडवोकेट है, लॉ फॉर्म है, इंडिविजुअल लॉ फॉर्म, कंपनी नहीं, क्या नहीं, कंपनी नहीं। तो लॉ फॉर्म नॉर्मल इंडिविजुअल है। मैं हूँ, मानो लॉयर हूँ, मैं किसी कंपनी का केस मैटर देखता हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रॉपर्टी सोलिसिटर है, कोई भी है, कोई भी मैटर में कंपनी का देखूँ, तो एंड इंडिविजुअल मैं सिर्फ अपनी फीस मांगूंगा, उस पर जीएसटी नहीं मांगता हूँ, तो उस कंपनी की लायबिलिटी बनती है जो उसने मेरे से सर्विस लिया, वो जीएसटी गवर्नमेंट को दे आरसीएम के रूप में। तो लिखा एनी इंडिविजुअल एडवोकेट आर फर्म जो है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, फर्म ऑफ एडवोकेट्स होना चाहिए। और कौन किसको लायबिलिटी है? एनी बिजनेस आइडेंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल बिजनेसमैन को है। मान लो एक इंडिविजुअल है, वो अपना केस लड़ता है, उसको जीएसटी देने की जरूरत नहीं। यहाँ बात हो रही है बिजनेस की, किसकी हो रही है? तो लिखा मिस्टर दुष्यंत देव इशूड ए बिल ₹20 लाख टू टाटा एंड सन्स डिफेंडिंग हिज लीगल सूट इन द सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केसेस जीएसटी पेबल बाय द टाटा एंड सन्स रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। इसकी जीएसटी किसको देनी पड़ेगी? टाटा को देना होगा, उस फर्म को देने की जरूरत। हाँ, अब ये बात आती है मन में कि सर इस पे इनपुट क्रेडिट मिलेगा कि? तो टाटा उस लीगल सर्विसेज से कोई क्या दोबारा बिजनेस से इनकम कर पाएगा? तो वो फर्दर बिजनेस यूज नहीं हो रहा है, वो कंपनी का पर्सनल खर्चा हो गया। क्या हो गया? उसकी कुछ लीगल इशू है जिसको उसने देखा, उसे कस्टमर का क्या लेना देना। तो गवर्नमेंट कहती है उसका इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो एक्सपेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? तब आप लिखोगे आरसीएम एक्सपेंस लिख दो या लीगल एक्सपेंस खर्चे लिख दो, टू जीएसटी पेबल कर दोगे। क्या कर लोगे? और गवर्नमेंट को पे कर दोगे आरसीएम। क्लियर है? इसी तरह सर्विस सप्लाइड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी का मालिक होता है। मैडम, डायरेक्टर कौन होता है? फिल्में बनाते नहीं, हंसने वाली बात नहीं, वो भी देखते आए ना आज तक, कुर्सी के पीछे लिखा हुआ था डायरेक्टर। डायरेक्ट जो कर रहा है वो डायरेक्टर है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इशूज अच्छी है। तो डायरेक्टर उस इशू के लिए नहीं है यहाँ पे। यहाँ डायरेक्टर है कंपनीज का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो पोजीशन दिया जाता है, क्योंकि कंपनी का ओनर कोई नहीं होता है, पहली बात समझ लें, सिर्फ शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं। कंपनी उसको डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट करता है किसी भी एक पर्सन को कंपनी एक्टिविटीज को देखने के लिए, तो उससे सर्विस लेता है। सब वही कहेगा कि सर मैं मॉनिटर क्यों बनूं क्लास का, मुझे कुछ तो बेनिफिट बने ना, मिले ना। सब तो स्टूडेंट ही है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे क्यों ये जिम्मेदारी दे रहे हो कि ये चीज़ करो ये चीज़ करो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अटेंडेंस लो, तुमको फूड देता हूँ, चाय पिला दूंगा, तुमको सैलरी दे दूंगा। तो आपको उस सर्विस के लिए रेम्युनरेशन मिल रही है ना? क्या मिल रही है? तो डायरेक्टर का काम करने के लिए कंपनीज पे करती है, जिसको हम डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डायरेक्टर जो सर्विस दिया, कंपनी को दिया, उसमें जीएसटी तो नहीं लेगा ना, लेकिन कंपनी को बोला आपने सर्विस किससे लिया? डायरेक्टर से, और उस डायरेक्टर को उस सर्विस के लिए आपने क्या दिया? पैसा। आपको उसकी जीएसटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? सिंपल, पैसा भी दो और उसका जीएसटी भी दो। तो जीएसटी आरसीएम बन गया ना, रिसिपिएंट लायबिलिटी, और इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? समझ में आ गई बात? तो ये एक्सपेंस ही माना जाए। इसी लिखा भी है सर्विस सप्लाइड बाय द डायरेक्टर्स, ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। कंपनी की जरूरत है, कॉर्पोरेट का जरूरत है उसकी टैक्स देना। कहते हैं क्या क्या होता है डायरेक्टर का पैसा देने में? सीटिंग फीस जो देगा, कमीशन जो देगा, सर्विस चार्ज प्रोवाइडिंग द गारंटी ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। कोई भी कंपनी लोन लेता है उसमें जो सर्विस के रूप में दे रहा है उसका पैसा ले रहा है गारंटी का, तो वो उसके ऊपर जीएसटी उसको देना पड़ेगा।
अब है सर्विस सप्लाइड बाय द पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स व्हीकल्स प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन क्लियरेंस इंडिया। तो ए पर्सन लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इंपोर्टर को देना है, यानी कि कोई भी सर्विसेज हम ऐसे लोगों से लेते हैं जो विदेश में रहता है, एज इंडिया में हम उसके सर्विस ले रहे हैं, चाहे वो शिप से ले रहे हैं चाहे एयरक्राफ्ट में ले रहे हैं, तो एज ए इम्पोर्टर उस सर्विस का हमको जीएसटी देना। गुड्स में गुड्स का दिए इम्पोर्ट कहलाता है, यहाँ सर्विस भी तो इम्पोर्ट हो सकता है। आज राफेल इंडिया ने खरीदा, उसकी रिपेयरिंग कराना है और फ्रांस की कंपनी आके रिपेयरिंग कर रही, तो जो उसका जो रिलायंस कंपनी उसको बुला के करवाएगा उसको उसका जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है? इसी तरह दिया है, तो एग्जाम्पल भी है, एसटीसी ग्रुप एंड इम्पोर्टर इम्पोर्ट गुड्स ऑफ $1 lakh फ्रॉम जापान ऑन विच ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर लाइन्स हांगकॉन्ग चार्जेस ₹700 प्लस जीएसटी फॉर एसटीसी ग्रुप रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें सामान पहुंचाऊंगा, 700 रुपये मैं तुमसे लूँगा डॉलर के रूप में, सामान कंटेनर के रूप में आपको तक पहुंचाने का, तो 700 का मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। इसी तरह ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस सर्विसेज रिटाइबल बाय द इंडिया से OIDR, सॉरी। तो आजकल जानते हो ना, बहुत सी चीज़ हम ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियोस भी गाने भी, तो जिसके लिए पैसा नहीं देते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर या सॉन्ग्स या वीडियोस हम ऑनलाइन अगर डाउनलोड करें और उसके लिए पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट टू जीएसटी आ जाता है। किसके आ जाता है? तो इन्होंने यही बोला कि किसकी लायबिलिटी बनेगी इसमें जीएसटी देने। तो इन्होंने लिखा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है या डाटाबेस दे रहा है सर्विसेज, जैसे म्यूजिक, एप्पल का ही एग्जांपल दिया। एप्पल जानते हो ना, कोई सॉफ्टवेयर का कहते हैं, क्या दो तो कहता है ए पर्सन लोकेटेड नॉन टैक्सेबल, ये जो पर्सन है इंडिया से बाहर का है, वो जो कंपनी है जो ऑनलाइन जिसका सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो वो इंडिया वाला नहीं है कंपनी। इन केसेस में तो एनी पर्सन लोकेटेड इन इंडिया, जो इंडिया में है, जो वो डाउनलोड कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, इनको छोड़ के, एंड इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब हम तुम भी तो खरीदते हो ना, तुमको आरसीएम देने की जरूरत नहीं है। बट कोई सॉफ्टवेयर एजेंसी कहती है कि मैं आज तुम एप्पल ख़राब हो जाए, तुम चले जाओ एप्पल स्टोर पे, वो कहता है कि हम सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके तो देंगे पर सॉफ्टवेयर का चार्जेस लगेगा। तो वो तो एजेंसी बेच रहा है ना वो सॉफ्टवेयर, और वो डाउनलोड कहाँ से किया? उसी OIDR से। अब उसको उसका आरसीएम देना हमको नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट डाउनलोड करती है उनको नहीं देना पड़ेगा, बट हम सबको देना होगा। ठीक है? ये टैक्सेबल टेरिटरी में टैक्सेबल पर्सन को देना है। किसको देना है? तो लिखा भी, सारेगामा इंडिया लिमिटेड डाउनलोडेड ए सॉन्ग फ्रॉम द एप्पल स्टोर ₹120, जीएसटी इज पेबल ऑन सारेगामा। किसके ऊपर ये लायबिलिटी बनेगी? क्लियर होगी बातें? इसी तरह सर्विस द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ये सब जैसे कि आज ओला उबर करते हो ना, तो ओला उबर में जो गाड़ी चलाता है कौन चलाता है? ड्राइवर। आप ड्राइवर को पैसा नहीं दे रहे हो, किसको दे रहे हो? ओला। तो यहाँ पे ओला उबर जो कंपनी जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनकी लायबिलिटी है आरसीएम के रूप में जीएसटी गवर्नमेंट को। क्लियर होगी बात है? तो लिखा ही है, ओला ऑपरेटर रेडियो टैक्सी सर्विस इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द दिसंबर collected 21 lakhs from the customer and paid 1800 to the taxi driver। उसने पैसा लिया 21 लाख, उसमें से 18 लाख रुपए किसको दे दिया? ड्राइवर को। It appointed Ola India Limited, it is responsible in India in case Ola India Private Limited liable to pay ओला इंडिया को जीएसटी देना पड़ेगा 18 लाख का। कितने का देना होगा? जो उसने ड्राइवर को दिया, जो उसने। समझ में आ गई? ये सेक्शन 9(3) था, जिसमें सर्विस भी था और मैंने 9(4) बोला सस्पेंड हो गया है। देखिए आपके बुक में ही लिखा है, सेक्शन 9(4) CGST सब सेक्शन 5(4) ऑफ IGST सप्लाई ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन सस्पेंडेड टिल द 2019 तक। लेकिन आज तक 30 सितंबर 19 नहीं 28 आ गया है, अभी तक गवर्नमेंट इसको सस्पेंड किए हुए है। यानी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हम सर्विस लेते हैं तो हमको जीएसटी देने की जरूरत नहीं।
पहले 2017 में लागू होगी, तो इसीलिए बहुत से लोग डर के उस समय रजिस्ट्रेशन करवाए। समझ में आ गई बातें? तो ये थी आज की चैप्टर्स। अब अगली क्लासेस के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और इसकी जनरल एंट्रीज थोड़ी सी बची हैं, वो मैं आपको करा दूँगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।